करते हैं इसके बाद रासायनिक आपदा की। तो रासायनिक आपदा क्या चीज होती है, इस चीज को हम जरा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। बात आएगी रासायनिक रासायनिक आपदा की। रासायनिक आपदा ये क्या चीज होती है, जरा इसको विस्तार से समझिए। इसको कहते हैं केमिकल डिजास्टर। तो औद्योगिक विकास की उपलब्धियों के साथ साथ कई प्रकार की समस्याएं भी प्रारंभ हुई और औद्योगिक उत्पाद से जुड़ी समस्याओं में रासायनिक पदार्थों के उत्पाद से जुड़ी समस्याओं ने कई क्षेत्रों में आपदा का रूप ले लिया है, लेता भी रहता। तो इस आपदा को हम और आप तीन भागों में बांट सकते हैं। तो विषैले रासायनिक उत्पाद मतलब टॉक्सिक केमिकल प्रोडक्ट से उत्पन्न हुई आपदाएं हिडन हैजार्ड। रासायनिक युद्ध सामग्री के उपयोग से उत्पन्न हुई आपदाएं केमिकल वारफेयर हैजार्ड्स। और रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसा और कचरे की उत्पन्न आपदाएं इसको कहते हैं केमिकल मटेरियल सीपेज एंड पोल्यूटेंट बेस्ड हैजार्ड। तो विषैले रासायनिक उत्पाद में से उत्पन्न छिपी हुई आपदाओं को समझिए। यह आपदा शीघ्र अनुभव नहीं की जाती। इसका सर्वाधिक प्रभाव कृषि उत्पाद पर दिखने को मिलता है। तो रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग से न सिर्फ मृदा के सूक्ष्म जीवों का विनाश होता है, उत्पाद भी विषैली हो जाती है। तो इसके लगातार उपयोग से कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जो कि जानलेवा साबित होती है। कभी कभी कीटनाशक के प्रयोग से खेत तालाब का जल जहरीला हो और पालतू पशु और यहां तक कि मनुष्य भी उसके शिकार हो जाते हैं। तो हरित क्रांति से जुड़ी यह आपदा भारतीय ग्रामीण समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जरा सा आगे अगर हम और आप निकलेंगे तो महानगरों की अप्रत्यक्ष आपदा मुख्य परिवहन के क्षेत्र में जीवाश्म ऊर्जा के उपयोग से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के प्रतिकूल प्रभाव से जुड़ी हुई। तो इसका जानलेवा असर श्वसन नली, त्वचा, आंख और अन्य संवेदनशील अंगों पर होता रहता है। तो ऑक्सीजन की कमी से जानलेवा घुटन की समस्या भी उत्पन्न होती है। और इस आपदा के लिए भी एक अंतरराष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह विशेष विकसित किया गया है, जिससे कि आदमी समझ सके विषैली रासायनिक आपदा के प्रतीक भी कुछ है। तो अम्लीय वर्षा का अप्रत्यक्ष को भी आपदा कहा जाता है। दामोदर घाटी प्रदेश में यह गंभीर समस्या है। इससे वनस्पति मृदा और जल में अम्ल की मात्रा में भारी वृद्धि हो जाती है। और अम्लीय वर्षा का मूल कारण औद्योगिक उत्सर्जन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रभाव से होती है। तो मनुष्य के शरीर, फसल, वनस्पति, फल और मछलियों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इन सब चीजों के उपयोग से लोगों में जानलेवा बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो अम्लीय वर्षा से वृक्ष के पत्ते मृत मृत प्राय हो जाते हैं और नए पत्ते नहीं के बराबर निकलते हैं। और जरा सा यदि और हम और आप जरा सा आगे निकल के इस बात को गंभीरता से सोचिए तो क्या होता है, इस चीज को एक दृष्टि से आप देखने की कोशिश कीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय रासायनिक आयुधों का प्रयोग होता रहा और जबकि जर्मनी द्वारा लाखों यहूदियों की हत्या सिर्फ गैस घर में कर दी। तो इराक पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हमले का एक मुख्य कारण यह भी बताया गया था कि इराक द्वारा रासायनिक आयुधों का बड़े पैमाने पर संग्रह किया गया है। और रासायनिक आयुध के अंतर्गत विविध जहरीले गैसों के प्रयोग के साथ साथ विस्फोटक पदार्थ भी
ऐसी गैस सन्निहित होते हैं जिसके प्रभाव से त्वचा में जलन और थोड़ी सी गलने की समस्या आती है शायद, जिसको दुबलापन भी कह सकते हैं। तो श्वसन द्वारा आंतरिक प्रभाव से उसके जो प्रभाव होता है उससे घुटन, बेहोशी और मृत्यु की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो रासायनिक उद्योगों में रिसा और कचरे से उत्पन्न आपदा क्या चीज होती है, जरा इसको विस्तार से समझिए। तो रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसा की बड़ी आपदा का रूप अब ले रही है और लेती ही रहेगी। तो भोपाल गैस त्रासदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो भोपाल रासायनिक गैस रिसाव हुआ था, दिसंबर 1984 में घटी थी यह घटना, जो औद्योगिक जगत की सबसे बड़ी आपदा थी। इसके अंतर्गत हाइड्रोजन साइनाइड तथा अन्य अभिक्रिया उत्पादों सहित 45 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक अत्यंत जहरीली गैस यूनियन कार्बाइड में कीटनाशक कारखाने में लगभग मध्य रात्रि से रिसकर हवा के साथ आसपास के क्षेत्रों में फैल गई और इसके तत्कालीन प्रभाव से 2000 लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन 10,000 से भी अधिक लोग अपंग हो गए। तो इसके प्रभाव से मरने वालों की संख्या 1989 ही काउंट की गई थी, गिनती थी, लेकिन बाद में वृद्धि होती गई। तो वर्तमान में मृतकों की संख्या 16,000 और घायलों की संख्या लगभग 70,000 के आसपास पहुंच गई। तो अपंग लोगों को श्वसन की समस्या, अक्सर बुखार आना, लगातार कफ होना, मानसिक अपंगता, डिप्रेशन जैसी बीमारियां सामान्य रूप से मुफ्त में दी। इसी प्रकार तमिलनाडु में तूतीकोरिन में 5 जुलाई 1997 को तांबा गलाने के कारखाने में गैस रिसाव का कार्य करने वाली, मतलब गैस रिसाव से जो हुई थी उसमें 90 लड़कियां प्रभावित हुई थी, उसमें काम करने वाली। उन्हें उल्टी होना, छाती में जलन, निमोनिया जैसी बीमारियां हो गई। और इसी प्रकार से अधिकतर पटाखे फैक्ट्री और विस्फोटक पदार्थों के कारखाने में कार्य करने वाले लोगों का स्वास्थ्य पर लगातार प्रतिकूल असर पड़ता ही रहता है। अब इसकी बात बात करते हैं कि प्रबंधन जरूरी है। प्रबंधन हर क्षेत्र में जरूरी है। अब इसको जरा सा समझिए विस्तार से। प्रबंधन अगर जानिएगा तो ये इसको निवारण कहिए। तो रासायनिक आपदा से बचने के लिए तत्कालिक और दीर्घ सूत्री दोनों प्रकार के प्रबंधक आवश्यक है। प्रबंधन की बात कर रहा हूं। तो तत्कालिक प्रबंधन में सभी रासायनिक उत्पाद कारखानों के प्रांगण में पर्याप्त मात्रा में जल तथा अग्निशामकों की भी आवश्यकता है, लेकिन पुनः वायु मापन यंत्र को लगाकर रखना भी आवश्यक है। तो गैस रिसाव की स्थिति से वहां मौजूद लोगों को स्पष्ट दिशा निर्देश देने की जरूरत भी जरूरी है कि वायु की उल्टी दिशा में जाए। तो भोपाल में इस प्रकार की सूचना न रहने के कारण ही इतने लोगों की मृत्यु हुई थी। और रासायनिक कारखानों में कार्य करने वाले लोगों को मास्क और ग्लव्स, विशिष्ट डिजाइन की ट्राउजर, जूते की जरूरत पड़ती है, रहनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो अनिवार्य रूप से मिलना जरूरी है। तो एक निश्चित अंतराल पर सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी आवश्यक है। और रासायनिक उद्योग की स्थापना सघन बसे क्षेत्रों से दूर होनी चाहिए। इसके लिए वैसी तकनीकों की सतत उपयोग किया जाना चाहिए जो रिसा और दुर्घटना को कम कर सके। तो रासायनिक आयुध के उत्पादन पर न सिर्फ प्रतिबंध की जरूरत है, बल्कि इन आयुधों को, ये बात से भी जरूरी है, इस बात को भी मानना जरूरी है सरकार द्वारा कि रखने वाले देश और उत्पादन करने वाले जो भी लोग हैं, सब देशों को मिलकर एक नीति बनाने की जरूरत है। तो जो प्रयोग की संभावना को न्यून कर सके। वस्तुतः रासायनिक आयुधों को, रासायनिक अस्त्रों के विशेषज्ञ जी हैरिजर ने वीपन्स ऑफ टेरर एंड मास डिस्ट्रक्शन, आतंक और भारी विनाश का अस्त्र कहा है।
अतः इसके उत्पाद और उपयोग पर व्यवसायी रोक ही आपदा से मानव जाति को बचा सकता है। तो रासायनिक खाद कीटनाशक से उत्पन्न हुई आपदाओं से बचने के लिए एक दीर्घकालीन सतत कृषि विकास मतलब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की नीति बनाने की जरूरत है। तो रासायनिक खाद के बदले जैविक उर्वरक उर्वरक जो होती है उसका उपयोग की जरूरी है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO द्वारा वर्तमान समय में भारत की 80% कीटनाशक को अत्यधिक जहरीला और मानवीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बताया गया है। तो कीटनाशक के उपयोग में वृद्धि का संबंध नए संकर बीजों के उपयोग में वृद्धि से है और इस बीजों के उपयोग में भारी वृद्धि हुई है, किंतु ये उत्पादित पदार्थ मानवीय स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनती ही जा रही है। अतः परंपरागत बीजों के संरक्षण और संवर्धन भी आवश्यकता है, जरूरी है। तो हरित क्रांति को सतत हरित क्रांति में बदल सकता है, मतलब कन्वर्सेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इनटू एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति को सतत हरित क्रांति में बदला जा सकता है, लेकिन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अम्ल की मात्रा में लगातार हो रही वृद्धि ने न सिर्फ वायुमंडल के लिए वरन संपूर्ण जीव मंडल के लिए विनाशकारी प्रभाव डाला है और डालता ही रहेगा। तो इस विनाशकारी गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना उपलब्ध तकनीकों के लिए गंभीर चुनौती है। अतः इस गैसों को छोड़ने वाली औद्योगिक उत्पादों के लिए आवश्यक है कि वह ऐसी तकनीक का प्रयोग करे जिससे विषैली गैसों का न्यूनतम उत्सर्जन हो। और नई तकनीक आधारित जेनरेटर जो होता है इसका एक सुंदर उदाहरण। तो वर्तमान समय में किसी आपदा के प्रबंध की पहली अनिवार्यता यह होती है कि प्रभावित क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग उन्हें सुरक्षित स्थान, स्वच्छ जल, अनौपचारिक आकस्मिक चिकित्सा उपलब्ध जरूरी है। तो इसके बाद घायल और मूर्छित लोगों का निकटतम अस्पताल में पहुंचना भी जरूरी है। तो वैसे स्वयं भी मास्क और अन्य आवश्यक वस्त्र धारण करे और इसकी तत्परता के लिए आसपास के क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लोगों के बीच प्रशिक्षण और परामर्श, जिसको काउंसलिंग कहा जाता है, उसकी सुविधा होनी चाहिए। तो आपदा प्रबंधन का कार्य न्यूनतम स्तर तक किया जा सकता है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। बात जरा सी जब आगे निकल जाती है तो आखिर होता क्या है, इस चीज को भी जानना हम सबों के लिए जरूरी है। तो क्या जरूरी है इसको जरा विस्तार से समझिए। इसके बाद आता है जैविक आपदा। जैविक आपदा यह जरूरी है, इस बात को भी समझिए कि ये क्या चीज होती है। मतलब बायोलॉजिकल डिजास्टर, जैविक आपदा एक का मूल कारण है जीव मतलब ऑर्गेनिज्म तथा जीवों से प्राप्त पदार्थ जिनका उपयोग या संपर्क मानव जीवन के लिए आपदा या त्रासदी का रूप ले सकता है। तो इसके अंतर्गत जैविक पदार्थ भी आते हैं जिससे मवेशियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय जैविक आपदा प्रतीक भी विकसित किए गए। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रुग्णता नियंत्रण तथा रोकथाम केंद्र मतलब सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने जैविक आपदा को 4 भागों में बांटा है। तो अगर प्रथम बात करें उस बात की, तो उन बीमारियों को रखा है जिसका कारण सूक्ष्म जीवाणु तथा वायरस से होता है और ये जीवाणु और वायरस होते हैं जो चिकन पॉक्स, कैलिन, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न करती है। मतलब चिकन पॉक्स तो समझना जरूरी है आपके लिए। और ये वो बीमारी है जो अति विनाशकारी
नहीं होते हैं, लेकिन इससे तत्काल बचाव के लिए कुछ सामान्य नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो जैसे ग्लव्स, मास्क जैसे सामानों का सतत प्रयोग जरूरी है, और प्रदूषित पदार्थों को मतलब का उपयोग भी जैविक आपदा उत्पन्न होती है। जो प्रदूषित पदार्थ उसका उपयोग जो होता है, तो इस जैविक आपदा के अंतर्गत वैसी खतरनाक बीमारियों को रखा गया है जिनकी उत्पत्ति का कारण सूक्ष्म जीवाणु और वायरस है। और इस वर्ग में उत्पन्न बीमारियों में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, इन्फ्लुएंजा, उसकी बाद बात करती है लाइम डिजीज, मिजिल्स, चिकन पॉक्स और एड्स जैसी बीमारियां भी संभव है। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। तो वायरस के प्रभाव से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनुशासित स्वच्छ भोज्य पदार्थ एवं गर्म जल का प्रयोग आवश्यक है। तो इससे जरा सा आगे निकलते हैं, तो जैविक आपदा वैसी सूक्ष्म जीवाणु और वायरस है जो मानव समूह के लिए विनाशकारी आपदा लाता है। इसके अंतर्गत एथेरिक्स, पश्चिमी नील वायरस, वेनेजुएलियन इन्फ्लुएंजाइटिस और स्मॉल पॉक्स। उसके बाद आता है ट्यूबरकुलोसिस वायरस और रिफ्ट वैली बुखार और येलो बुखार या मलेरिया, हैजा, डायरिया आदि प्रमुख है। तो कालाजार बीमारी की आपदा मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, और यह बीमारी बालू मक्खी मतलब सेंड फ्लाई द्वारा संक्रमण से उत्पन्न। तो इससे अनियमित बुखार, पलीहा तथा लीवर के आकार में वृद्धि हो जाती है। और भारत में 1992 ईस्वी में इस संक्रमण से लगभग 80,000 और 1995 में लगभग 3 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी। तो इस वर्ग के अंतर्गत इन बीमारियों को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवाणु या वायरस अत्यंत ही खतरनाक होते हैं, और अधिकतर गरीब देशों में ये बीमारियां जैविक आपदा का रूप लेती हैं। तो जैविक आपदा के अंतर्गत अति विनाशकारी वायरस को रखा जाता है। इसमें आने वाले वायरस बोलिवियन तथा अर्जेंटीनियन बुखार या बर्ड फ्लू, एड्स, HIV, डेंगू बुखार, मार्बर्ग बुखार, एबोला एबोला बुखार इत्यादि प्रमुख है। तो दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में 1996 ईस्वी में 470 आदमी मतलब इंसान डेंगू से मरे थे, और यह सर्वाधिक जोखिम भरा आपदा था। तो 4700 से 2000 के बीच डेंगू से पीड़ित लोगों तथा ऐसी हुई मृत्यु का एक आरेख जब सबने निकाला, तो यह एड्स की उत्पत्ति HIV मतलब ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस से होती है। जो एड्स है इसकी बात कर रहा हूं। तो भारत में इसका पता 1986 ईस्वी में चला, और इससे अधिक त्रासदी नहीं होती है, लेकिन यह पारिवारिक स्तर पर जानलेवा आपदा है। और इस वायरस का फैलाव वंशानुगत तथा दूषित खून को चढ़ाने और माता के द्वारा उसके बच्चों को एड्स हो सकता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी। बात जब आगे की करेंगे हम और आप, तो इस बात को भी अब विस्तार से जानिए कि आखिर होगा क्या, क्या होता है। तो सबसे पहले WHO, विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको जानिए। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में करीब 3 लाख व्यक्ति इस संक्रमण से ग्रसित है, और इसी जानलेवा संक्रमण से प्रभावकारी बचाव के लिए मेडिकल सुविधा अभी तक विकसित नहीं। लेकिन सूक्ष्म जीवाणु तथा वायरस मूलतः विविध प्रकार की संक्रमण रोगों को उत्पन्न करता है, जो महामारी का खौफनाक रूप ले लेता है। तो संक्रमण बीमारियां तेजी से अपने क्षेत्र में फैलती भी है, और इन आपदाओं से तत्काल प्रबंधन की जरूरत तो है। अब इससे बचने के लिए क्या कार्य करना चाहिए?
तो यथासंभव गर्म जल और स्वच्छ एवं ताजा भोजन का उपयोग करना चाहिए। और गंदे पानी को एक जगह नहीं रखना चाहिए जिससे डेंगू का लार्वा उत्पन्न ना हो। और आसपास के क्षेत्रों की सफाई एवं ब्लीचिंग का छिड़काव जरूरी है। समय समय पर खून जांच कराना भी जरूरी है। तो संघ सेवी संस्थाओं द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करना, परामर्श देना भी जरूरी है। डीडीटी का आदि का छिड़काव भी जरूरी है। सार्वजनिक शौचालय केंद्रों को स्वच्छ रखना भी जरूरी है। और स्वस्थ पेयजल की व्यवस्था भी जरूरी है। तो जैविक अस्त्र से उत्पन्न आपदा जो होती है, जरा सा इसको समझिए। नवीन युद्ध तकनीकों के अंतर्गत जैविक अस्त्रों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। और इसे भारी विनाश का अंतर मतलब वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो जैविक अस्त्रों की तकनीक का विकास जापानियों द्वारा किया गया, किंतु जैविक अस्त्रों का वास्तविक प्रयोग 2001 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद प्रारंभ हुआ। और एथेंस नाम की जीवाणु को अमेरिका के महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्रों डाक सेवा के द्वारा अर्थात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पहुंचाया जाने लगा। अमेरिकी प्रशासन द्वारा इराक पर हमले का एक मुख्य कारण यह अवधारणा थी कि इराक द्वारा जैविक हथियारों का संग्रह किया गया है, लेकिन यह सूक्ष्म जीवाणु है जो श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर के अंदर जहर उत्पन्न करता है और एक त्रासदी को जन्म देता है। इसे गंदा बम मतलब डर्टी बम भी कहा गया। तो एथेंस के अलावे और कई भी जीवाणु जैविक अस्त्रों का के अंतर्गत उपयोग में लाए जाते हैं। तो अन्य जीवाणुओं को रुग्णता लाने वाला जीवाणु जो होता है, डिजीज ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो कहा जाता है इसको। तो यह मतलब इस युद्ध के खतरे से बचने के लिए आम लोगों को जैविक अस्त्र की अवधारणा विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतीक को विकसित तो कर लिया गया। और यह प्रतीक चार छल्ले में बना हुआ है, जो इस बात का प्रतीक है कि मिलजुल कर इस आपदा के विरुद्ध काम करने से जैविक आपदा का समाधान होता है। तो जैविक आपदा से बचाव की क्या उपाय है? तो जैविक आपदा से बचाव के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन की जरूरत है। और इसके अंतर्गत गर्म जल पीना, स्वच्छ भोजन ग्रहण करना, छिड़काव, प्रशासनिक प्रतिबद्धता आवश्यक है। अनजान व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के डिब्बे को हाथ लगाने या छूने की जरूरत नहीं है, इसमें एथेंस की संभावना हो सकती है। तो इससे बचाव के लिए ग्लव्स का प्रयोग जरूरी है। डॉग स्क्वाड की मदद से जैविक अस्त्रों की जगह को पहचान की जा सकती है। तो पुनः ऐसी सख्त कानून की जरूरत है जो जैविक अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सके। और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास तो आवश्यक है ही। लेकिन जरा सा आगे अगर हम लोग निकलते हैं तो बात क्या आती है, जरा सा इस बात को विस्तार से समझने की हम और आप कोशिश करते हैं। तो बात ये आ जाती है, बात इस प्रकार की आती है कि सामान्य आपदा जो होती है, जैसे कि सामान्य आपदा हो गई, सामान्य आपदा, ये सामान्य आपदा पर बात करें हम लोग, जरा सा इसको समझे, मतलब निवारण और नियंत्रण क्या चीज है। तो कॉमन डिजास्टर मतलब इरेडिक्शन ओ इराडिकेशन एंड क्या कहिएगा उसको, कंट्रोल करिएगा। तो आधुनिक तकनीक के रूप में मानवीय गलतियों के कारण जो घटित होती है वो सामान्य आपदाओं में भी आती है। ऐसी आपदाओं जिसका कारण मानवीय गलती या पर्याप्त को मतलब समझ का न होना कहा जाए। तो इन आपदाओं का स्रोत तकनीकी विकास से उत्पन्न बड़ी परिस्थिति न होकर वे क्या है, ऐसे तथ्य है जो दैनिक गतिविधि, खान पान और परिवहन तथा सामाजिक पहलुओं से ये जुड़ी हुई है। सामान्य आपदा
ऐसी आपदाएं वे जो मानसिक उत्पीड़न करती है, जिसका प्रबंधन वस्तु एवं रुपयों से कहीं अधिक मानवीय समझ और दूरदर्शिता से करने की जरूरत है। तो लघु स्तरीय आपदाएं मुख्यतः खान पान और जीवन शैली को स्वस्थ से स्वस्थ रूप से संचालित न करने पर उत्पन्न होती है, और यह व्यक्तिगत एवं पारिवारिक स्तर पर ही उत्पन्न होता है। लेकिन कहीं कहीं सामाजिक जागरूकता की कमी तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उचित प्रबंध नहीं होने से यह महामारी का रूप लेता है। तो गरीब परिवार के लिए यह आपदाएं मौत का संदेश लेकर आती है। इसके अतिरिक्त कुपोषण, कैद कैद, दस्त, हैजा, प्लेग, कालाजार, मलेरिया तथा तीव्र ज्वर जैसी संक्रामक तथा महामारी लाने वाली बीमारियां हो सकती है। तो कुपाचन और कैदस्त जैसी बीमारियां गरीब परिवारों में विशेष रूप से होती है। प्रथम, उन्हें सुपाच्य भोजन नहीं मिलता है, जिसका दूसरा कारण यह है कि जो भोजन उपलब्ध होता है उसे जानकारी अथवा समय के अभाव में ठीक ढंग से वो प्राप्त नहीं कर रहे। तो जैसे गर्म भोजन करने से, गर्म जल को ठंडा करके जरा सा पीने से इन सारी बीमारियों की संभावना नहीं के बराबर होती है, लेकिन यदि हो भी जाए तो प्रारंभिक प्रबंधन की व्यवस्था पारिवारिक स्तर पर जो है वो इतनी बड़ी क्या कहिए कि सुविधा मानी जाएगी इस दुनिया में, जिसका कि वर्णन हम आप नहीं कर सकते, और ये जरूरी भी है। तो जैसे नमक और चीनी का घोल, नींबू चूसना, दांतों के नीचे लौंग दबाना इत्यादि, इस प्रकार के पारिवारिक प्रबंधन से इस पर जल्दी नियंत्रण तो हो जाता है। वहीं सुदूर गांव में पारिवारिक प्रबंधन का जल्दी लाभ नहीं होने से स्थिति में सामुदायिक प्रबंधन की जरूरत पड़ जाती है। तो गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं के बराबर होते, लेकिन अब तो है, हो रही है इसकी व्यवस्था। अतः गांव में जिसके पास सवारी है उस उसे आगे उसके आगे आकर कुपाचन तथा कैदस्त परिवार मदद करने की जरूरत है। जिसके पास मोबाइल फोन है उसे तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में भी सूचना देने की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉल पाउडर घर में रखना चाहिए। अगर यह नहीं है तो नमक और चीनी का घोल बनाकर मरीजों को देते रहना चाहिए। तो ग्राम पंचायत प्रशासन के लिए आवश्यक है कि वो समय समय पर संघ सेवी संस्थाओं, एनजीओ की मदद से प्रदर्शनी और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर इन आपदाओं से बचने की जानकारी देती है। तो हैजा और प्लेग बड़े स्तर की महामारी है, जो सही अर्थों में एक सामुदायिक आपदा है। और इस प्रकार की आपदा की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी रोग विशेष के मामलों की संख्या अनुमान से अधिक हो जाती है। हर इन आपदाओं का प्रमुख कारण रोगजनक जीवाणु तथा विषाणु होते हैं। इसके संपर्क से आपदा फैलती है। तो नगरों की मलिन बस्तियों में और ग्रामीण की टोली में ये आपदाएं अधिक फैलती है, और इन आपदाओं के प्रबंधन की विस्तृत चर्चा जरूरी है। तो कालाजार और तीव्र ज्वर लगभग एक प्रकार की ही आपदा है। तो कालाजार और तीव्र ज्वर की स्थिति में मरीज को जबरदस्त कपकपी होती है। गंदा भोजन और गंदे जल के वातावरण में रहने से ये दोनों बीमारियां फैलती है। तो काला जर में लंबी अवधि तक तीव्र जर का प्रभाव रहता है, यह विषैले जीवाणु से उत्पन्न होते हैं। तो इसका भी मूल कारण स्वस्थ खान पान न होना है। तो इस ज्वर से मनुष्य के मस्तिष्क भी प्रभावित होती है, और तीव्र ज्वर में लगभग यही स्थिति रहती है। तो सामान्य तीव्र ज्वर ऐसे संक्रमण का परिणाम होता है कि जिस पर प्रारंभिक उपचार के बाद नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन कालाजार की स्थिति में बड़े स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र में जाने की जरूरत तो पड़ ही जाती है, क्योंकि कालाजार से बचाव की चिकित्सा की अवधि जो है वो लंबी होती है और मरीज को अस्पताल में रखना जरूरी हो जाता है। तो कालाजार के मरीज को घर से स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए परिवहन और पैसे की प्रबंध में कहीं ज्यादा मरीज परिवार के लोगों के मानसिक प्रबंधन भी जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में घबराहट के बदले उपचार की व्यवस्था जरूरी है। तो उपचार में थोड़ी सी मानवीय भूल से आपदा एक त्रासदी में बदल जाता है, यह भी बात है।
तो बृहद स्तरीय आपदा के अंतर्गत परिवहन से संबंधित दुर्घटनाएं, अगलगी, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवादी हमलों को भी आप रख सकते हैं। तो परिवहन से जुड़ी आपदाएं भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सड़क और रेल दुर्घटनाएं अक्सर घटित होती रहती है, जो आप न्यूज चैनल और समाचार से प्राप्त करते रहते, समाचार पत्र से। अब तो वायु परिवहन से भी संबंधित अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। तो सड़क दुर्घटना एवं प्रबंधन भी जरूरी है। सड़क मार्ग से जुड़ी हुई आपदाओं में यदि कोई बस दुर्घटना घटित हो जाए तो तब बड़ी संख्या में लोग मृत एवं घायल होते हैं। और यही घटनाएं कभी कभी पहाड़ी क्षेत्रों में भयंकर आपदा का रूप ले लेती है। लेकिन अधिकतर शहरों में, यहां तक कि गांव में भी आप जाएंगे तो भी वहां पाएंगे कि सामान्य लोग सड़क पार करने की जल्दबाजी में दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और कभी कभी यह जल्दबाजी मौत का सौदागर बन जाता है। तो बड़ी बस दुर्घटना की स्थिति में सामुदायिक प्रबंधन का बड़ा महत्व है। जिस जगह बस दुर्घटना ग्रस्त होती है वहां आवश्यकता नहीं कि प्रशासनिक प्रबंध हो। ऐसी स्थिति में आसपास के गांव के लोगों को मिलकर चुनौती का सामना करना चाहिए और वे घायल लोगों को न ही सिर्फ प्राथमिक उपचार दें, वरन उन्हें स्वच्छ जल और स्वच्छ भोजन की व्यवस्था भी कराएं। तो आवश्यकता पड़ने पर आपसी चंदे के द्वारा पैसा जमा कर भी आपदा प्रभावित लोगों की मदद की जाती है। तो सड़क पार करते समय होने वाला हादसा मुख्यतः व्यक्तिगत भूल का परिणाम साबित हुआ है, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत गलती ये होती है जिसके वो शिकार हो जाते हैं और उसके शिकार होने से वो या तो अपंग हो जाते हैं या फिर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो शहरों में भीड़ भाड़ से कई जगह उपसतही पैदल मार्ग या भूमिगत पैदल मार्ग भी बने होते हैं, जिसको सब सरफेस कहा जाता है। तो कहीं कहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल जाने के लिए पुल भी होता है, तो उसके ऊपर चलना चाहिए। गांव और देहातों में सड़क पार करने के लिए ऐसी सुविधाएं नहीं होती, तो वहां तभी सड़क पार करना चाहिए जब सड़क के बाएं और दाएं ओर कोई सवारी गाड़ी नहीं आ रही। अब रेल दुर्घटना के प्रबंधन को जरा सा समझिए। रेल परिवहन से जुड़ी हुई घटनाएं भी कई प्रकार की होती है। ये रेल यात्रा के समय गाड़ी में ज्वलनशील पदार्थों को लेकर नहीं चलती, जैसे गैस, पेट्रोल, तेल, डीजल, पटाखे आदि। मानवीय भूल से यदि बीड़ी, सिगरेट या आग से कोई तिनका इन पदार्थों के संपर्क में आता है तब ट्रेन में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है और कभी कभी आक्रोश में असामाजिक तत्व भी ट्रेन में आग लगा देते हैं। तो रेलवे से संबंधित दुर्घटनाओं में लगभग 50% दुर्घटनाएं मानव रहित संपार, मतलब फाटक जिसको कहते पर होती है। सिग्नल की गड़बड़ी, ड्राइवर की भूल, प्रबंधन की चूक से भी बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाएं होती रहती है। जबकि भारत में करीब 3700 मानव रहित फाटक है और इस संपार फाटकों में 2001 से 2006 के बीच रेलवे की कुल दुर्घटना 30% घटित हुई। तो संपार वह जगह है जहां सड़क मार्ग और रेल मार्ग एक दूसरे को काटते हैं, अर्थात एक दूसरे को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ऐसी जगहों पर गेटमैन अथवा चौकीदार नहीं होने पर रेल या सड़क परिवहन एक दूसरे के आने की जानकारी के अभाव में अक्सर एक दूसरे से टकरा कर बड़ी त्रासदी लाते। तो इसके प्रबंधन के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि आम लोगों को
समपारों को पार करने की आवश्यक नियमों की जानकारी होनी चाहिए, सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। दो सड़क जब आपस में मिलती है तब गेटमैन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अधिकतर चौराहे पर कई प्रकार की सावधानियों का संकेत होता है और बड़े नगरों में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल संकेत होता है। लेकिन रेलवे में गेटमैन नहीं होने से दुर्घटनाएं होती रहती। तो गेट पार स्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना होगा? तो पहली बात को ये समझिए कि रक्षित संपार फाटकों पर गेट लैंप लगे रहते हैं। रात्रि में अगर लाल बत्ती दिखाई पड़े तो समझो संपार फाटक बंद है, अगर सफेद बत्ती दिखाई पड़े तो समझो गेट खुली है। और दिन के समय तो गेट खोला है या बंद है वह तो खुद देखने से पता चलेगा। लेकिन जब भी कोई संपार आए तो उससे पार करने से पहले चालक वहां रुक कर स्वयं या अपने संवाहक को उस चिन्ह के पास से रेलवे लाइन के पास भेजेगा। यह भी एक बात सच है। लेकिन रेलवे लाइन के दोनों तरफ देखेगा कि कोई इंजन, ट्रेन या ट्रॉली तो नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो सावधानी पूर्वक संपार को पार करना काबिलियत मानी जाती है। तो इसी बात से अगर जरा सा आगे निकलते हैं हम लोग, तो ये बात भी आती है कि जिस गेट पर मेन चौकीदार है तथा गेट बंद होने पर भी आप अगर उसे पार करने का प्रयास कर रहे हैं तो 3 साल की जेल हो सकती है आपको। और गांव तथा शहरों में बहुत सारे विद्यालय जो भी है रेलवे लाइन के निकट होते हैं, यह भी बात जरूरी। तो वायु मार्ग दुर्घटना एवं प्रबंधन, वायु मार्ग जो है भी परिवहन का एक मुख्य साधन है। तो वायु मार्ग की मात्रा भी काफी कम समय लगता है। हवाई जहाज मतलब वायु मार्ग की यात्रा में कई कारकों पर निर्भर करती है। ये कारक दुर्घटना के कारण भी बन जाते हैं, जैसे मौसम। अगर उस क्षेत्र में कुहासा फैला हो तो विमान को जमीन पर उतरने में कठिनाई होती है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती। तो भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की आकस्मिक मृत्यु इसी प्रकार वायु दुर्घटना से हुई थी। तो तकनीकी समस्याएं आती हैं। तो हवाई जहाज में कभी कभी गड़बड़ी आने से विस्फोट की संभावना होती है, जो बड़े हादसे का रूप लेती है। विमान में सिगरेट या ज्वलनशील वस्तु को नहीं रखना चाहिए, इसका उपयोग भी वर्जित है। इस नियम के पालन करने पर अगर नहीं करते हैं तो वो दुर्घटना की संभावना बनेगी। तूफान, तो हवाई जहाज के उड़ने में तूफान बाधक होता है, जिससे जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। तो अपहरण या हाईजैकिंग कहिए, आतंकवादी अपनी बात मनवाने के लिए विमान का अपहरण भी कर लेते हैं। इससे यात्रियों के लिए अभूतपूर्व मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार हाईजैक किया गया तो विमान यात्रियों को उतारकर जला भी दिया गया। तो बम से आक्रमण, विमान में बम से आक्रमण होने की दुर्घटनाएं भी होती है, जिससे कई लोगों की जानें चली जाती है। एयर इंडिया का कनिष्क विमान को आसमान में ही बम से उड़ा दिया गया था। यह विमान कनाडा से भारत आ रहा। तो हवाई यात्रा करते समय सुरक्षा के नियमों का पालन आवश्यक। तो यात्री सुरक्षा संबंधी नियमों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब आप सीट पर बैठे तो सीट बेल्ट जरूर बांध लें और आपातकालीन द्वार के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त कर लें। और यात्रियों की शिनाख्त भी जरूरी है। विमान में चढ़ने से पूर्व यात्रियों के सामान्य का अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र की मदद से जांच भी जरूरी है। और हवाई यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व की जो सावधानियां हैं विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जो हो जाती है,
उस पर नजर दीजिएगा तो बहुत सारी बातें आती है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि क्या नहीं होता है और क्या हो जाता है। तो आज अब इसी क्रम में जरा सा बात कर ले आग की। आग की यदि हम बात करते हैं तो आग से भी आग लगने से भी आती है। तो आग से उत्पन्न आपदा मानव जन्य आपदाओं में प्रमुख है। मानवीय भूल से आग लगने पर जान माल की भारी क्षति होती है। तो चक्रवात, भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं में प्रतिवर्ष लोग मरते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोगों की मृत्यु आग से उत्पन्न आपदा से। तो आग लगने की कारण क्या सब है? खाना पकाते समय होने वाली दुर्घटनाएं, जैसे खाना बनाते समय किसी व्यक्ति के मौजूद न होने अथवा स्टोव या जो भी हो, खाना पकाने वाले उपकरणों में मशीनी खराबी के कारण आग लगने से दुर्घटनाएं होती है। तो गैस पर खाना बनाने से भी उसमें गैस का रिसाव होने से गैस में आग लग जाती है, जिससे बड़ी दुर्घटनाएं होती है। तो पानी या भोज सामग्री गर्म करने वाली उपकरण को अक्सर आग लगने की संभावना रहती है। जिसे बिजली के हीटर पर खाना बनाते समय विशेष सावधानी की जरूरत है। घरों में बिजली की वायरिंग जो होती है, विद्युत भार से अधिक आपूर्ति किए जाने पर वायरिंग में आग लग जाती है, जिससे विद्युत उपकरण जैसे पंखा, बल्ब, आयरन, टेलीविजन इत्यादि खराब हो जाते हैं। कमजोर वायरिंग कनेक्शन से भी आग। बीड़ी और सिगरेट के पीने के पश्चात अथवा ज्वलनशील पदार्थों को जंगलों में फेंकने से भी आग लगी। एशिया और अफ्रीका के जंगलों में जनजातियों ने यह जो आपदा है लगभग प्रतिवर्ष आती रहती है। तो कूड़ा करकट और बेकार वस्तुओं में आग लगाने से आसपास के मकान में क्षति की संभावना रहती है। तो किसी कारखाने में जमा की गई पैकिंग सामग्री, तरल पदार्थ जैसी गैस जैसी ज्वलनशील वस्तु बहुत खतरनाक हो सकती है। इसके लिए इसका भंडारण परिसर से बाहर सुरक्षित स्थान पर किया जाना चाहिए। तो रासायनिक वस्तु, पेंट तथा तरल पदार्थ, गैस सिलेंडर का अलग भंडारण भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ यदि हम एक बात और करें तो वो बात हमारी समझ में आई ऐसी कि घर में आग की रोकथाम के क्या उपाय है। इस बात को जरा सा समझिए। तो घर के भीतर अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ न रखें। प्रत्येक घर में अग्निशमन यंत्र रखें और घर से बाहर जाते समय बिजली के सभी उपकरणों को बंद रखें। खाना बनाने के पश्चात गैस का नॉब बंद करना न भूलें। आग लगने की ऐसी स्थिति में घर से बाहर निकलते समय का रास्ता सदैव याद रखें। तो ऐसे ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण न लगाएं। अलमारी लगाकर प्रवेश मार्ग को बंद न करें, जिससे घर में धुआं हो। हाथ पैर या पेट के बल रेंगने का प्रयास करें जिस घर में धुआं हो जाए। तो आग लगने पर दमकल विभाग को बुलाएं। दमकल विभाग को अपने घर का पता स्पष्ट रूप से। और बिजली के कारण आग लगने पर पानी का प्रयोग ना करें, क्योंकि पानी डालने से करंट लग सकता है। तो बच्चों के हाथ में माचिस कभी न दे और घर के भीतर बीड़ी सिगरेट किसी को पीने न दे। तो सांप्रदायिक दंगे और आतंकवादी हमले की अगर बात करें तो सबसे पहले इस बात को माना जाएगा कि किसी न किसी भाग में सांप्रदायिक दंगे और आतंकवाद के प्रभाव से सीधे सीधे लोग मौत के शिकार हो गए या जख्मी हो गए। तो आतंकवाद मानव जनित वह आपदा है जो हिंसात्मक मार्ग से राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति चाहता है। और ये राजनीति से प्रेरित हिंसा होती है। इसका एकमात्र उद्देश्य वर्तमान शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है
और विश्व के अधिकतर बड़े आतंकवादी संगठन राजनीतिक सीमा के अंतर्गत नहीं यह कार्य करते हैं, एक से अधिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं। जैसे कि अलकायदा विश्वव्यापी आतंकवादी संगठन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 11 सितंबर 2001 को पाकिस्तान की मदद से किया गया आतंकवादी हमला उसकी क्रूरता और कठोरता का चरम स्वरूप था। इसमें सैकड़ों लोग अपना जान गंवाए। भारत में भी जम्मू और कश्मीर शायद ऐसा कोई दिन होता होगा जब आतंकवादी अपनी हरकतों से बाज आते हो। तो 2008 ईस्वी में ही बेंगलुरु, जयपुर, सूरत, दिल्ली जैसे कई नगरों में आतंकवादी संगठनों द्वारा सीरियल विस्फोट ग्रेट इरादे को दर्शाता है। पंजाब राज्य को भी 1980 के दशक में आतंकवादियों ने शिकार बनाया और भारतीय संसद पर 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को आतंकवादियों ने हमला किया। इस कड़ी की क्रूरतम घटना के रूप में 26 नवंबर 2008 को मुंबई महानगर के कई स्थान पर फिदाई आतंकवादियों द्वारा एक साथ कई जगहों पर हमला किया गया। इसमें 500 से ज्यादा व्यक्तियों की जान गई। तो आतंकवादियों से लड़ते हुए कई सिपाही भी शहीद हुए। तो मुंबई के ताज 5 सितारा होटल से निकलते हुए धुएं से देखा जा सकता था कि क्रूरता का यह चित्र 26 नवंबर 2008 में आतंकी हमले का एक बहुत बड़ा प्रभाव था। तो आतंकवादियों द्वारा बमों का विस्फोट तथा गोली चलाने की घटना अधिकांशतः सड़कों, मुख्य बाजार, सार्वजनिक सामुदायिक स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर किया जाता है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या आतंकवादियों द्वारा ही की गई थी। तो सांप्रदायिक दंगे और आतंकवाद से उत्पन्न हिंसा सामुदायिक एकता को हिला देता है और भारत की एकता और प्रगति के लिए सांप्रदायिक दंगे तथा आतंकवाद पर नियंत्रण तो अति आवश्यक है। तो सांप्रदायिक दंगों से बचाव के लिए आवश्यक है कि हम न तो अफवाह फैलाएं और न उसमें ही विश्वास करें। अफवाह की सूचना किसी पुलिस स्टेशन को दे। सांप्रदायिक दंगों में लगे हुए लोगों को पनाह नहीं दे। गांव में अथवा शहर मोहल्लों को शांति समिति का गठन भी जरूरी है। अब इसके साथ साथ बात यही खत्म नहीं हो जाती, बात जरा सी आगे निकल जाती है। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि पंपलेट के द्वारा या सार्वजनिक स्थलों पर बैठक करके लोगों को यह जानकारी दी कि सांप्रदायिक दंगे में संलग्न रहने से पकड़े जाने पर किस किस प्रकार की सजा दी जाए। तो आजीवन कारावास, मौत की सजा, लंबे अवधि तक सश्रम कारावास की सजा दी जाती है। तो सांप्रदायिक दंगा भड़काने वालों के दिमाग में यह बात भी बैठाने की जरूरत है कि उन्हें पकड़े जाने के बाद उनके परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी। लेकिन जिसकी वो अपने परिवार से मतलब ही नहीं है, उस कार्य को खुशी खुशी अंजाम देते हैं। तो आतंकवादी आपदा से बचाव की क्या उपाय है? तो यदि अचानक कोई गठरी मिल जाए तो उसे छूना नहीं चाहिए, बल्कि पुलिस को सूचित करना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में सूटकेस या थैला रखा हुआ दिखाई दे, इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। यदि आपको किसी व्यक्तियों की गतिविधियों पर शक हो जाए तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। यदि आप पुलिस तक नहीं जा सकते तो गांव के किसी शिक्षक को दे, अभिभावक को दे, गांव के किसी जो जनप्रतिनिधि होते हैं उसे। तो अपने मकान में किराएदार रखने के वक्त उसका सही शिनाख्त करे और फोटोग्राफ से उसकी जानकारी पुलिस को दे। तो सरकार द्वारा आतंकवाद की जाल में फंसे लड़कों को यह आश्वासन देना चाहिए कि वे हिंसा का मार्ग त्याग कर आम लोगों के साथ जीना प्रारंभ करें और उन पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि क्षमादान के साथ स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाए।
तो प्रत्येक गांव शहरी मोहल्ले में आतंकवाद के विरुद्ध सामाजिक वातावरण बनाने के लिए समिति का गठन भी होना चाहिए, जो कि जरूरी है क्योंकि भारत 160 करोड़ लोगों का देश है और मानवीय भूल और समझ की कमी से कितनी बड़ी बड़ी आपदाएं होती रहती है। अगर ये आपदाएं सौहार्दपूर्ण सामुदायिक एकता को तोड़ देती है तो सबको मिलकर सांप्रदायिक एवं आतंकवादी तत्वों को निष्प्रभावी बनाने की ओर ध्यान नजर रखनी होगी। तो इससे क्या होगा कि एक अच्छे भारत का निर्माण आप कर सकेंगे, हम कर सकेंगे। तो जरूरी है कि आपका सजग होना अत्यंत ही जरूरी है, आपका शिक्षित होना अत्यंत ही जरूरी है।